लास्ट वीडियो में हमने दाब यानी प्रेशर को कवर किया था। दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है? जब हम कोई बल किसी एकांक क्षेत्रफल में लगाते हैं तो उसको ही प्रेशर यानी दाब बोला जाता है। जिसके अंदर हमने वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ा था, जो कि वायुमंडल के अंदर वायु के द्वारा किसी सरफेस या सतह पर लगाया जाता है, जो कि समुद्री सतह पर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है और माउंटेन यानी पहाड़ों पर कम दाब होता है। उसके बाद हमने कवर किया था लिक्विड प्रेशर यानी द्रव्य दाब। उसके साथ साथ हमने पास्कल के नियम जो कि द्रव के दाब से संबंधित थे वो हमने कवर किए थे। उसके बाद जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, उनका दाब से क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। उसके बाद जो है प्लवन यानी कि फ्लोटिंग, कोई वस्तु पानी में कब डूबती है और कब वो तैरती है और कब आंशिक रूप से वो डूबी रहती है और तैरती रहती है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। और साथ के साथ हमने फ्लोटिंग बॉयंट फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल के बारे में पढ़ा था, जो कि किसी लिक्विड के द्वारा, किसी द्रव के द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाता है जो कि उसमें डुबो जाती है, जिससे हमें वो वस्तु हल्की महसूस होती है। उसके साथ हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा था कि हमें कोई वस्तु, जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो हमें हल्की क्यों महसूस होती है, वो हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत में कवर किया था। उसके बाद हमने रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व पढ़ा था, जो किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में निकाला जाता है। उसके बाद हमने मिथ केंद्र यानी मेटा सेंटर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई वस्तु पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है और जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र है, उन दोनों से हम जब रेखाएं खींचते हैं तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर काटती है, जिसको क्या बोला जाता है? मिथ केंद्र बोला जाता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पृष्ठीय तनाव को लेकर रहेगा, जिसमें हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ससंजक बल, असंजक बल के बारे में समझेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद हम केशिक खत्व एक क्रिया जो होती है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में समझेंगे, विस्कोसिटी क्या होती है। और लास्ट में हम बर्नौलीज थ्योरम को पढ़ेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेट में। अभी मेरी भौतिकी विज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की भी तैयारी करते हैं तो आप वहाँ जाकर मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर टॉपिक को अच्छे से समझाया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन शुरू करते हैं। तो पहला आ जाता है ससंजक बल यानी कोशी फोर्स। ये क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जब एक ही टाइप का हम कोई पदार्थ लेते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो अणु जो होते हैं, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, किनके बीच में? अणुओं के बीच में। उसको हम क्या कहते हैं? ससंजक बल। ससंजक बल मतलब समान पदार्थ के बीच में, अणुओं के बीच में लगने वाला बल। ठोस पदार्थों में जो है ससंजक बल का मान अधिक होता है और फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। और गैस में जो है ससंजक बल का मान जो है वो नगण्य होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। यानी अगर ससंजक बल की अगर हम बात करते हैं, ससंजक बल जो है ठोस वस्तु के बीच में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसों में लगभग ना के बराबर होता है। और ससंजक बल के कारण ही कोई ठोस वस्तु की एक निश्चित आकृति होती है। नेक्स्ट आ जाता है असंजक बल यानी अडैसिव फोर्स। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जब हम दो डिफरेंट पदार्थ लेते हैं तो उनके अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, उसको क्या बोला जाता है? असंजक बल यानी अडैसिव फोर्स। जैसे कि हम चाक से किसी बोर्ड पर लिखते हैं तो किस कारण संभव हो पाता है? वो असंजक बल यानी अडैसिव फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है। असंजक बल जो है उसके कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, जैसे कि मैंने बोर्ड और चाक का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट हमारा जाता है पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम अक्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है और इसे ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं।
हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी बर्तन के अंदर अगर हम कुछ दूध या पानी वगैरह भर के रख देते हैं या कोई लिक्विड भर के रख देते हैं, तो कुछ समय बाद जो है उसमें एक हमें लेयर सी दिखाई देती है, उसके पृष्ठ पर जो है, उसके सरफेस पर जो है हमें एक लेयर सी दिखाई देती है। वो लेयर किस कारण बनती है? वो पृष्ठीय तनाव के कारण बनती है। द्रव में क्या होता है कि उसका जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसको स्वतंत्र पृष्ठ कहते हैं, उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, और जिस कारण ये होता है उसको ही पृष्ठीय तनाव बोला जाता है। किसी द्रव का जो पृष्ठीय तनाव है वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो लिक्विड के पृष्ठीय स्वतंत्र पृष्ठ पर क्या है कि एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, और उसमें क्या है कि एक लंबवत बल लगता है, जिसको ही पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन बोला जाता है, जिसके कारण जो है उसका क्षेत्रफल सिकुड़ जाता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल लगाया जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा? वो होगा F बटे में L। सरफेस टेंशन को T के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला बन जाता है T इज इक्वल टू F अपॉन L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। F के लिए हम न्यूटन और L के लिए क्या मात्रक यूज करेंगे? मीटर। तो SI मात्रक क्या बन जाएगा इसका? न्यूटन पर मीटर। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठीय तनाव के बराबर होता है। अगर हम द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो कार्य करते हैं उसको, वो जो कार्य है वो द्रव के पृष्ठीय तनाव के बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होता है। और अगर हम कार्य को लेकर इसकी यूनिट निकालते हैं तो इसका जो मात्रक होगा जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर, अगर हम द्रव का ताप यानी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, और इसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? क्रांतिक टेम्परेचर बोला जाता है, जिस पर क्या है कि सरफेस टेंशन बिल्कुल शून्य हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का अगर हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका जो है सबसे पहले सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अगर उसका सरफेस टेंशन कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है वो उस लिक्विड का क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठीय तनाव है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है केशिकतव। केशिकतव क्या है कि एक एक्शन है, ये एक क्रिया है। तो फर्स्ट हमारा जाता है केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब। यह एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है और एक समान होती है, जिसको केश नली कहा जाता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये केश नली होती है जिनको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। इनकी त्रिज्या जो है बहुत ही कम होती है, और पूरी केश नली ट्यूब की त्रिज्या जो है एक समान होती है। नेक्स्ट है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व यानी कैपिलरिटी कहते हैं। द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे दब जाना क्या कहलाता है? कैपिलरिटी यानी केशिकत्व। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने का कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। यानी द्रव जो है केश नली में यानी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है, किस कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता है या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो केश नली जो होती है उसकी त्रिज्या अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो है द्रव का चढ़ाव कम होगा। अगर वही केश नली अगर कम त्रिज्या की होगी यानी पतली टाइप की होगी तो उसमें जो है द्रव का चढ़ाव ज़्यादा होगा, यानी उसमें द्रव जो है ज़्यादा हाइट तक जाएगा। संकीर्ण नली में जो है द्रव का चढ़ाव अधिक होता है, और चौड़ी नली में जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है उसमें द्रव का चढ़ाव कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगो देता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगो पाता वह नीचे की तरफ दब जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, और जब पानी की जो सतह है वो केश नली के अंदर धसी हुई रहती है, और उनमें इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसको मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा। नेक्स्ट कवर कर लेते हैं। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा जो है केश नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और केश नली में पारा की सतह जो होती है वो उभरी हुई रहती है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान जो है अधिक कोण होता है। जैसे कि हम दो बर्तन लेते हैं और उसमें एक में हम क्या भर देते हैं? वाटर भर देते हैं, और दूसरे में क्या भरेंगे? हम पारा। वाटर का लेवल भी इतना है और यहाँ पे पारे का लेवल भी सेम है। इसमें जब हम कांच की नली डुबोते हैं, दोनों में हम कांच की नली डुबो देते हैं, तो पानी के अंदर जो कांच की नली है उसमें जो है पानी का लेवल ऊपर तक जाता है, और जबकि पारे में जो है उसमें पारे का लेवल नीचे की तरफ दब जाता है। इसमें ऊपर की तरफ जाता है और उसमें नीचे की तरफ दब जाता है।
तो इसमें क्या है कि एक स्पर्श कोण बनता है, स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, जो कि पानी के लिए न्यून कोण होता है और पारे के लिए अधिक कोण होता है। जैसे पानी का जो लेवल है कांच की नली के अंदर ऊपर तक जाता है तो वो इस तरह की शेप बनाता है, जिसको कनकेव शेप बोला जाता है। तो इसमें एक स्पर्श कोण बनता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, जो कि कितना होता है, न्यून कोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोला जाता है। वैसे ही जब कांच की नली को पारे के अंदर डुबोया जाता है तो पारे का जो लेवल है वो इस तरह की शेप बनाता है। तो इसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कितना होगा, अधिक कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा न्यून कोण है और ये हमारा अधिक कोण है। ये पानी के अंदर बनता है और ये पारे के अंदर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है केशिकतों के उदाहरण। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं केशिकतों के एक्शन कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है ब्लोटिंग पेपर, यानी स्याही को शिकर सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र जो है केश नली की तरह कार्य करते हैं। ब्लोटिंग पेपर जो होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केश नली की तरह कार्य करते हैं, और उसमें जो अगर स्याही के संपर्क में आता है तो उसको जल्दी से सोख लेता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकतों के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन और लैंप जो होते हैं उसमें जो बत्ती लगी होती है उसमें तेल जो डाला जाता है वो उस बत्ती के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। वो किस कारण होता है, केशिकतों के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकतों की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है, उनके तने जो होते हैं, उनके पत्तियां जो होती है, उनमें जो जल और आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो किसके द्वारा ऊपर पहुंचते हैं, केशिकतों की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कृत्रिम उपग्रह के अंदर, यानी बारहीनता की अवस्था में। यदि किसी केश नली को जल में खड़ा कर दिया जाता है तो नली में चढ़ने वाला जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। जब कितनी भी लंबी केश नली को हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसमें जो पानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाता है। वो किस कारण होता है, केशिकतों की क्रिया कारण। वर्षा के बाद जो है किसान अपनी खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। क्या होता है कि फसल पकने के बाद जब फसल की कटाई कर दी जाती है उसके बाद जो है उसमें पानी भर दिया जाता है, या बारिश से उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके बाद उसकी जुताई कर दी जाती है, खेत की जुताई कर दी जाती है। वो किस लिए की जाती है, उसमें क्या है कि फसलों के टाइम पे क्या है कि उसमें बहुत सारी केश नलियाँ बन जाती है जिसके द्वारा पानी जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। और जब फसलों की कटाई कर दी जाती है तो सूर्य के प्रकाश में उस केश नलियों के द्वारा पानी जो है वाष्प बन के उड़ने लगता है, इसलिए वहाँ पे जुताई कर दी जाती है ताकि जो केश नलियाँ जो बनी है वो टूट जाए, वो बंद हो जाए, ताकि इससे क्या है कि ज़मीन में जो है पानी की नमी बनी रहती है, बरकरार रहती है। नेक्स्ट आ जाता है पेन का जो निब होता है उसके बीच में एक चीरा होता है। जैसे पहले स्याही के पेन आते थे उनके बीच में चीरे होते थे। इससे क्या है कि उसमें छोटी सी बारीक केश नली बनी होती है जिससे केश नली के द्वारा स्याही जो है निब की नोक तक पहुँच जाती है। केशिकतों की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। कॉफ़ी जब हम बनाते हैं तो वो जो है कॉफ़ी पाउडर जो है जल में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वो किस कारण होता है, केशिकतों की क्रिया के कारण। नेक्स्ट है पतली सुई जो है पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। कोई भी सुई जब अगर पानी के ऊपर तैरती है इसका मतलब वहाँ पे पृष्ठीय तनाव बहुत ज़्यादा होता है। साबुन और डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन और डिटर्जेंट को पानी के अंदर इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें पृष्ठीय तनाव को कम किया जा सके और मैल को आसानी से काटा जा सके। नेक्स्ट है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा जो है पानी में डूबकर मर जाते हैं। क्या होता है कि जमे हुए पानी में पृष्ठीय तनाव ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण मच्छर उसमें आसानी से बैठ जाते हैं और पनपते रहते हैं। उसमें क्या है कि अगर खड़े पानी में अगर इस तरह के पानी में मिट्टी का तेल अगर छिड़क दिया जाए तो वो क्या करता है, उसके पृष्ठीय तनाव को, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे मच्छर उस पर बैठ नहीं पाते और उसके अंदर ही डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप जो है स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो कम होता है, वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छे से फैल जाता है। गरम सूप हुआ या गरम सब्जी हुई या गरम कोई भी चीज़ होती है, जब हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसको हम खाते हैं पीते हैं तो हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। वो किस कारण होता है, गरम चीज़ों का जो पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो हमारी जीभ पर आसानी से फैल जाता है और हम उसका अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है श्यानता, जिसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। उसमें फर्स्ट आता है श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स।
किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। जब हम गैस या लिक्विड लेते हैं उनके में क्या होता है कि उनके बीच में लेयर होती है। लेयर के बीच में जो है एक रिलेटिव मोशन यानी अपेक्षिक गति बनी रहती है। वे लेयर्स क्या है कि आपस में एक दूसरे की अपेक्षिक गति का विरोध करती है और इस तरह से घर्षण पैदा होता है, घर्षण बल पैदा होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है, श्यान बल। और श्यान बल केवल किस में, श्यान बल जो है द्रव और गैस में ही पाया जाता है, ठोस में ये नहीं होता। ठोस में इसको क्या बोला जाता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल को विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता क्या है कि तरल पदार्थों का गुण होता है जिसके कारण जो उसमें जो लेयर जो होती है वह आपस में गति करती रहती है, उस गति करते हुए एक दूसरे का विरोध करती है, तो इसको क्या बोला जाता है, श्यानता यानी विस्कोसिटी बोला जाता है। श्यानता केवल द्रव और गैस में होती है। द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। द्रव में यानी लिक्विड में जो श्यानता विस्कोसिटी होती है किस कारण होती है, अणुओं के बीच में जो संसंजक बल जो लगता है उनके अणुओं के बीच में संसंजक बल होने के कारण होती है। नेक्स्ट है गैसों में श्यानता उसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता किस कारण पाई जाती है, एक परत से दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है और ठोस में श्यानता बिल्कुल नहीं होती। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें श्यानता यानी विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी सिर्फ किस में पाई जाती है, गैस और द्रवों में। द्रवों की तुलना में गैस में कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। जो एक आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड जो होता है उसकी श्यानता विस्कोसिटी हमेशा 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता घट जाती है, उसकी श्यानता घट जाती है, किंतु गैस की जो श्यानता है वो बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी भी लिक्विड की अगर हम विस्कोसिटी मापते हैं वो किसके द्वारा मापी जाती है, श्यानता गुणांक, जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोला जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक किस में मापते हैं, डेकापाइज में या पॉइजली में या फिर पास्कल सेकंड में, और इसे प्राय नीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, नीटा के द्वारा। ये एन नहीं है, इसको नीटा बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सीमांत वेग, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोला जाता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के बाद जो है उसका वेग जो है नियत हो जाता है, और इस नियत वेग को ही, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिराई जाती है तो उसका प्रारंभ में वेग बढ़ता है और जब कुछ समय के बाद जो है उसका वेग जो है कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। उससे ही उस वस्तु का सीमांत वेग बोला जाता है। इस अवस्था में वस्तु का भार जो होता है वो श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। यानी कि श्यान बल और उत्प्लावन बल का जो योग होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, अर्थात वस्तु का पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। वस्तु जब किसी लिक्विड में गिराई जाती है तो उसका जो एक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उस पर जो बल लगते हैं, कौन कौन से बल, श्यान बल और उत्प्लावन बल, उनका रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ होता है। इस तरह वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और जब इन सभी बलों को जोड़ा जाता है तो उनका योग क्या होता है, 0। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। सीमांत वेग जो है वस्तु की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यदि वस्तु बड़े साइज की है तो उसका वेग ज़्यादा होगा और अगर वस्तु छोटे साइज की है तो उसका वेग कम होगा। यानी नेक्स्ट आ जाता है धारा रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा था, तो इसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। किसी द्रव का फ्लो होता है और उसके प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरते हैं, एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, तो उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और इसमें किसी भी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व दिशा निश्चित बनी रहती है। इसमें जो है धारा का जो प्रवाह है एक निश्चित दिशा में रहता है। नेक्स्ट आता है क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। जब किसी द्रव में धारा रेखीय प्रवाह होता है और उसका जो वेग जो होता है, उस द्रव का जो प्रवाह का जो वेग होता है, उसका जो मैक्सिमम वेग जो होता है, जहाँ तक धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, उसे उस द्रव का क्रांतिक वेग बोला जाता है। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उस सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है।
यानी क्रांतिक वेग किसी द्रव का वह वेग होता है जिससे नीचे के वेग में धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, लेकिन जैसे ही उस द्रव का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से ऊपर हो जाता है तो उस धारा का जो प्रवाह है वो एक रेखा में न होकर विक्षुब्ध हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। उसके अणु एक दिशा में गति न करके इधर उधर गति करने लग जाते हैं। तो क्रांतिक वेग जो होता है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, वो एक ऐसा वेग होता है, किसी द्रव का एक ऐसा वेग होता है जिससे नीचे जो है धारा का प्रवाह एक रेखीय होता है, और क्रांतिक वेग से ऊपर के वेग में उस धारा का प्रवाह कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, यानी विक्षुब्ध हो जाता है। उसमें जो है मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो उस धारा का जो प्रवाह है वो एक रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाता है। यदि द्रव प्रवाह का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है, उसके विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। यदि द्रव प्रवाह का जो वेग है क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाता है, तो उसका जो प्रवाह है मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है, उस द्रव के घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, और घनत्व ही उस वेग को निर्धारित करता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बहुत अधिक गाढ़ा होने के कारण, यानी उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, फिर भी वो तेज़ी से बहता है। वो किस कारण होता है, वो उसके घनत्व के कारण होता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। और लास्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे बर्नौलीज का प्रमेय, यानी बर्नौलीज थ्योरम। इसमें क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, कब बहता है, जब उसका वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, तब भी कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यदि अब उसके मार्ग में अगर किसी बिंदु पर अगर उसकी कुल ऊर्जा चेक करते हैं तो वो हमेशा, उनका योग क्या हमेशा नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है। वो ऊर्जा कौन कौन सी होती है, दाब ऊर्जा यानी कि प्रेशर जो उस पर होता है, और गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरीमीटर यानी वेंटुरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब है, जब किसी द्रव के अंदर धारा रेखीय प्रवाह होता है, यानी जो अणु जो है एक ही डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में बहते रहते हैं, तो उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम उसकी कुल ऊर्जा चेक करते हैं तो उसके हर एक बिंदु पर वो ऊर्जा जो है समान होगी, एक समान होगी। और ऊर्जा में क्या किया जाता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी की प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ताकि उसमें बैलेंस बना रहे। और ये वेंटुरीमीटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो किसी पाइप के अंदर धारा की प्रवाह की गति को बताता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने कवर किया है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ के साथ अच्छी पढ़ाई करिए, ताकि आप जल्दी से सक्सेसफुल हो सके। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।